नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के कक्षा में आपको मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरा गद्य है राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। इस निबंध साहित्य के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो देखो छात्रों, इस निबंध साहित्य पर हमने बीती दो कक्षा में अध्ययन किया है। तो आज इस तीसरी कक्षा में राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, इस निबंध में किस प्रकार हमने देखा, बीती कक्षा में भीष्म साहनी जी ने जैसे कुछ लोग हैं जैसे भाषाओं को धर्म के साथ जोड़ते हैं, जैसे इंसान को हर इंसान के लिए अपनी मातृभाषा से लगाव होता है, मातृभाषा से प्रेम होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा से प्रेम करे और लेकिन दूसरी भाषा से वो नफरत न करे, अपनी भाषा से कोई भी भाषा निचली न समझे, हर भाषाओं का सम्मान करे, हर धर्म का सम्मान करे। तो देखिए किस प्रकार जब स्वतंत्र आज़ाद भारत के बाद आज़ाद पाकिस्तान जब अपनी उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित करता है, लेकिन आज़ाद बांग्लादेश यानी वह अपने राष्ट्रभाषा उर्दू को अपने राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि बंगाली भाषा को क्या करता है, राष्ट्रभाषा घोषित करता है। कोई भी भाषा धर्म से जुड़ी नहीं है, अपने भावनात्मक से, अपने व्यवहार से, जैसे अपने प्रेम से और अपनी मातृभाषा से इंसान क्या होता है, जैसे भाषा से लगाव होता है। तो ऐसे विचारों जैसे बीती कक्षा में भीष्म साहनी के विचारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज तीसरी कक्षा में देखिए, बहुत दिन पहले एक बार मुझे नागपुर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो भीष्म साहनी ने बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक नागपुर जाने का उन्हें अवसर मिला, मौका मिला। तो पंजाब से निकले बहुत अरसा बीत चुका था, मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। पंजाब से निकलकर बहुत दिन बीत गए थे। तो उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे बॉम्बे के नज़दीक नागपुर जाने का उन्हें क्या मिला, एक दिन अवसर मिला। और नागपुर की सड़कों पर घूमते हुए मुझे एक दिन एक सरदार जी नजर आ गए। जब मैं नागपुर के सर्कल में, जब नागपुर के सड़कों पर एक दिन मैं घूम रहा था तो मुझे एक सरदार जी नजर आए। तो देखिए, आप कहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर सरदार जी को देखते हैं तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि एक सिख धर्मावलंबी हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं, अथवा हरियाणा के रहने वाले हैं, अथवा चंडीगढ़ के हैं। जैसे हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में आप देखेंगे सरदार जी को पहचान जाते हैं। तो उसी प्रकार भीष्म साहनी जी भी सरदार जी को पहचाना। बहुत दुबला पतला सरदार कोई पोस्टमैन था, दुबला पतला था। तो एक दिन सड़क पर उन्हें दिखाई दिया, लेकिन वो सरदार जी एक पोस्टमैन थे जो साइकिल पर डाक बांटने निकला था। डाक पत्र व्यवहार जो साइकिल पर सरदार जी क्या कर रहे थे, जैसे नागपुर के सड़कों पर दिखाई देते हैं, घर घर पत्र बांट रहे थे। उसने देखते ही मैंने उनसे पीछे भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं तो इसके साथ पंजाबी भाषा में दो बात तो कर सकूं। तो मैंने उनके साइकिल के पीछे पीछे दौड़ गया। तो मुझे लगा क्योंकि सरदार जी हैं, मैं उनसे कुछ पंजाबी में दो बात कर लूं, शस्त्रकाल जी, अथवा कुछ तो पंजाबी में मैं बात कर लूं। कहते हुए भीष्म साहनी उनके पीछे पीछे दौड़ गए। मैंने कहा और नहीं तो इसके साथ पंजाबी भाषा में दो बात कर सकूं। मैंने लपक कर उसके पास पहुंच गया। भीष्म साहनी जी ने उस सरदार जी पोस्टमैन के पीछे पीछे दौड़ गए। वहां साइकिल पर से उतर आया और हैरान से मेरी ओर देखने लगा। पोस्टमैन सरदार जी साइकिल पर से उतरे और मुझे हैरान होकर देखने लगे, आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगे। तो देखिए, मैंने तेज पंजाबी में उसका अभिवादन किया, पंजाबी में उससे बतियाने लगा। मैंने पंजाबी भाषा में मैंने उनसे अभिवादन किया और मैं पंजाबी भाषा में मैं उनसे संवाद करने लगा, मैं बातें करने लगा। जो सिख
धर्मावलंबी हो, अथवा सरदार जी एक पोस्टमैन थे, उन्हें नागपुर के अंदर जैसे भीष्म साहनी उन्हें क्या करने लगते हैं, जैसे ये पंजाब के रहने वाले हैं, एक सिख हैं, तो सरदार जी हैं, तो मैंने उनसे क्या किया, जैसे पंजाबी में अभिवादन किया और पंजाबी में मैंने बतवाने लगा, जैसे मैंने बात करने लगा, बतियाने लगा। लेकिन मेरी हैरानी की सीमा न रही जब मैंने पाया कि मेरी बात नहीं समझ रहा था। लेकिन मैं उस सरदार जी को पंजाबी में बात कर रहा हूं, लेकिन वो पोस्टमैन सरदार जी लेकिन पंजाबी भाषा समझ ही नहीं रहे, पंजाबी भाषा में बोल ही नहीं रहे। वो आश्चर्य होकर मुझे देख रहे, मैं हैरान होकर उन्हें देख रहा हूं। तो देखिए अजीब एक इत्तिफाक था, वह सिख था, सिर पर केस थे, वो एक सिख था, पंजाबी था, जैसे सिख केस थे, पेटा था, कलाई में कड़ा था, लेकिन वो हत बुद्धि से मेरी वो देखे जा रहा था। वो पंजाबी है, सिख है, लेकिन मैं पंजाबी में बोल रहा हूं। मुझे हताश होकर, हत बुद्धि होकर, आश्चर्य होकर मुझे देखने लगा। मुझे झेप हुई जब उसने मराठी भाषा में टूटी फूटी हिंदुस्तान में मुझसे कहा वह मेरी जबान नहीं जानता, क्यों उसने बाप दादा किसी जबानी में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे, केवल मराठी भाषा जानता हूं। तो मुझे टूटी फूटी हिंदुस्तानी भाषा में कहने लगा, मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती। कई सालों बीत मेरे दादाजी आकर या महाराष्ट्र में बस गए थे, तो मैं केवल मराठी भाषा जानता हूं, मुझे पंजाबी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती। कहते हुए सरदार जी पोस्टमैन मुझे कहा, तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उनसे आश्चर्य होकर सरदार जी को देखा। यदि भाषा मजहब से जुड़ी है तो सरदार जी को भाषा पंजाबी क्यों नहीं आई थी? देखिए छात्रों, भीष्म साहनी कहते हैं अगर कोई भाषा मजहब से जुड़ी है, कोई भाषा धर्म से जुड़ी है, तो सरदार जी उस पोस्टमैन जी को पंजाबी भाषा क्यों नहीं आई? तो धर्म से जुड़ी है, कोई पंजाबी भाषा केवल सिख धर्म से जुड़ी है, तो सरदार जी को पंजाबी आना था ना। नागपुर में बस जाने वाले सिख की भाषा मराठी है। जब पंजाब से आकर जो महाराष्ट्र के नागपुर बसने वाले पंजाबी की भाषा मराठी है, और पंजाबी नहीं, केरल में बस जाने वाले मुसलमान की भाषा मलयालम है, उर्दू नहीं, किसी दूसरी भाषा क्षेत्र में रहती। यदि कुछ लोग भावनात्मक कारण से किसी भाषा से जुड़ते हैं तो उसका मतलब नहीं हो जाता कि भाषा धर्म से जुड़ी है। देखिए भीष्म साहनी कहते हैं कोई पंजाबी आकर नागपुर में बच जाता है उसकी भाषा मराठी है, कोई मुसलमान केरला में बच जाता है तो उसकी भाषा उर्दू नहीं मलयालम है। तो देखिए कोई व्यक्ति की भाषा धर्म से नहीं जुड़ी है, उसकी उस प्रांतीय क्षेत्र से भावनात्मक उस भाषा से लगाव होता है, उस भाषा का उसके ऊपर प्रभाव होता है। भावनात्मक भाषा कोई धर्म से जुड़ी नहीं है, तो उस प्रकार भावनात्मक कारण से किसी भाषा से जुड़ते हैं। भावनात्मक कारण से कोई व्यक्ति उससे जुड़ता है। कोई व्यक्ति की भाषा किसी धर्म से जुड़ी हुई भाषा नहीं होती, बल्कि उस भाषा का कोई धर्म से और भाषा का कोई संबंध नहीं होता। और कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी भाषा को उसी के धर्म से हम जोड़ने का प्रयास न करें। यहाँ ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके अंदर ऐसा भाग पाए जाते हैं जहाँ भारी संख्या में बसे लोगों में भाषा उस क्षेत्र की भाषा न होकर कोई दूसरी भाषा है। तो हम ऐतिहासिक के अध्ययन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कुछ लोगों की भाषा ज्यादातर उस क्षेत्र में बसे होते हैं लेकिन उस क्षेत्रीय भाषा को नहीं अपनाते। ऐसे लोगों को भी हम देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का इलाका है जहाँ उर्दू बोली जाती है, तो देखिए आंध्र की भाषा तेलुगु है, प्रांतीय भाषा तेलुगु है, लेकिन आंध्र का और तेलंगाना का एक भाग हैदराबाद एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हैदराबाद के अंदर न तेलुगु बोली जाती है, न तमिलु बोली जाती है, न हिंदी, केवल उर्दू भाषा का प्रयोग होता है हैदराबाद के अंदर। बंबई में बसे हुए हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, इसमें यह नतीजा यह निकलता है कि उनकी भाषा धर्म से जुड़ी नहीं है। तो देखिए
बम्बई जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, जो हिंदी प्रांतीय क्षेत्र के लोग हो, जैसे पंजाबी प्रांतीय क्षेत्र हो, हिंदुस्तान के हर प्रांत से लोग बसते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर मुंबई में मराठी भाषा का प्रयोग होता है, हैदराबाद में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। तो देखिए उस प्रकार जैसे बड़े बड़े नगरों में हम देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान के हर कोने कोने से व्यक्ति आकर वहाँ क्या होता है, जैसे बसा हुआ होता है, लेकिन उनका भावनात्मक लगाव होता है। कोई भाषा अपने धर्म से जुड़ी हुई भाषा नहीं होती, कहते हुए भीष्म साहनी ने अपने गैरात्मक राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस निबंध में अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। हर प्रदेश की अपनी भाषा है, लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू रहते हुए भी आप यह कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, यह अपनी अपनी सांप्रदायिकता है। तो देखिए हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है। तो देखिए आज कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, तो देखिए पश्चिम बंगाल हो, तो देखिए हर क्षेत्र की अपनी अपनी प्रांतीय भाषा है, अपनी क्षेत्र की भाषा है। चाहे उर्दू मुसलमानों की भाषा है, अपनी सांप्रदायिकता ही है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे कश्मीर में ज़्यादा उर्दू बोले जाते हैं, ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हमें उसे क्या कहते हैं, ये सांप्रदायिकता करार दे सकते हैं। तो संप्रदाय जैसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कश्मीर में कुछ हिंदू भी रहते हैं, कुछ ब्राह्मण भी रहते हैं, तो लेकिन वो हमें किसी भी भाषा को, किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिकता का रंग नहीं दे सकते, किसी धर्म को जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ नहीं, सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा का गति हो सकती है। कोई भी भाषा को धर्म से जोड़ने से उस भाषा का विनाश हो सकता है। इसलिए मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए आज हमारे देश के अंदर मुसलमानों के साथ सांप्रदायिकता और उर्दू के साथ सांप्रदायिकता करार देने कुछ लोग आज यानी राजनीतिक वोट बैंकों के लिए सांप्रदायिक का माहौल फैलाने लगे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो उसी से उस भाषा को निचले रूप में, निचले नज़र से देखने से आज उस भाषा क्या होने लगी है, घटने लगी है। उर्दू और हिंदी दोनों बहने हैं, दोनों भाषाओं में आपस में लगाव है, दोनों सगे बहने जैसे एक रक्त कण कण में उर्दू और हिंदी में आज हम देख सकते हैं। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी कहा जाता है यह भाषा, कभी कहा जाता है यह भाषा नहीं। कुछ लोग उर्दू के बारे में अफरा तफरी बातें करते हैं, कुछ भाषा ऐसी है, कुछ भाषा वैसी है। आप कहते हैं तो ये वजूद में आ जाता है, आप कहते हैं तो नहीं, गायब हो जाता है। वर्षों पहले जब भारत सरकार की ओर से भाषा संबंधी एक कमीशन बनाया गया था, तो देखिए कुछ लोग कहते हैं ये उर्दू भाषा ये है, उर्दू भाषा वो है, उसका कोई वजूद नहीं है। तो देखिए कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने यानी भाषा संबंधी एक कमीशन बनाया गया था, भाषा के अध्ययन के लिए एक कमीशन कमेटी बनाई गई थी। तो वरिष्ठ हिंदी प्रेमी ने बड़ा चढ़कर कहा था उर्दू का काम तो हमने तमाम कर दिया। भाषा संबंधी कमेटी में हिंदी प्रेमियों ने कहा कि हिंदी भाषा का हमने तमाम कर दिया, हिंदी भाषा का हमने विनाश कर दिया। वह बोले उर्दू में ही रहेंगे, लेकिन देखिए वो बोल रहे थे उर्दू में। तो देखिए हिंदी भाषा के अंदर 50% भाषा उर्दू भाषा का उपयोग होता है और संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। तो देखिए कुछ कहने लगे हम हिंदी भाषा का, उर्दू का काम तो हमने तमाम कर दिया। ये हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन उनकी बोली उर्दू है। तो देखिए उर्दू और हिंदी कोई भाषा अलग नहीं है, दोनों एक बहने हैं। लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उर्दू को उन्होंने मार मिटा दिया। उन वरिष्ठों का, हिंदी वरिष्ठों का उनका कहना था कि हमने उर्दू का हमने काम तमाम कर दिया। जाहिर है वह हवा में अपनी तलवार चला कर नहीं आए थे, जाहिर है तलवार को हवा में चलाने लगे थे। कभी यह भी कहा जाता है कि उर्दू अलग से कोई भाषा है, वो एकमात्र अलग लिपि है। तो कुछ लोग कहते हैं उर्दू एक अलग सी भाषा है, उसकी एक लिपि अलग है। यदि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है तो उनकी 2 लिपियां हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं हिंदी भाषा लिपि एक है तो लिपि उनकी दोनों अलग है। तो देखिए उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
तो आप दोनों लिपियों को मान्यता दे दीजिए। दोनों की अलग अलग लिपियां हैं लेकिन दोनों को मान्यता दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ साहित्यकारों का, भाषा वैज्ञानिकों का विचार है। कुछ लोगों का कहना है साझी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी और उर्दू दोनों एक है तो उनकी लिपि भी एक होनी चाहिए, देवनागरी लिपि होनी चाहिए। कुछ लोगों का दावा है दोनों हिंदी और उर्दू की लिपि एक ही होनी चाहिए। इसके पीछे तो यह ज़हनियत काम कर रही है, लिपि को मारो जबान अपने आप मर जाएगी। ज़हनियत मारो, जो दिमाग में जो गंदी सोच है, गलत विचार है, तो उसको मारो, अपने आप भाषा जीवित रह जाएगी। हम हवा उठी थी उर्दू को देवनागरी में लिखना चाहिए। बहुत सालों पहले हवा उठी थी हिंदुस्तान के अंदर, जैसे उर्दू को भी देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए। हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है, इसलिए उर्दू के कवि वास्तव में हिंदी के कवि हैं। हिंदी में कुछ लोग उर्दू को देवनागरी में लिखना चाहिए, कुछ उर्दू के कवि हिंदी के कवि हैं, हिंदी के कवि कुछ उर्दू के कवि हैं। तो दोनों भाषाओं से उनका लगाव है। तो पाठ्य पुस्तकों में छपने लगी गालिब, मीर और उर्दू एक अन्य कवियों का ही नाम नहीं है। कुछ लोग कहने लगे पत्रिकाओं में गालिब और मीर ये उर्दू की नहीं हिंदी के कवि हैं। तो लेकिन लोगों के अंदर दोनों मान्यता एक होने लगी। लोगों की सोच पर कई एकाधा कवि को लेकर आलुओं पर से मिट्टी पोंछी गई। अगर ऐसे पीछे सच्चाई विश्वास होता कौन नहीं जानता। गालिब न केवल भारत के बल्कि संसार भर के महान कवियों में माने जाते हैं। गालिब एक ऐसे शायर उर्दू की एक फेमस है, केवल हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के महान कवियों में उनका नाम लिया जाता है। तो एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कोई कवि, कोई साहित्यकार का एक भाषा से उसका लगाव नहीं होता, एक भाषा से सीमित नहीं होते, तो माने जाते हैं। उर्दू साहित्य ने हमारे देश के साहित्य को चार चांद लगाए हैं। जो उर्दू साहित्य है, जैसे हिंदी साहित्य श्रेष्ठ है वैसा उर्दू साहित्य भी हमारे भारत के साहित्य को, भारत के उर्दू साहित्य में चार चांद लगाए हैं। सचमुच हमें साहित्य से प्रेम होता, सुरक्षिता और अधिक विकास कर पाने के लिए हमें पूरी पूरी मान्यता देते। तो देखिए सही विकास के लिए उसे मान्यता देना था, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद उसे सांप्रदायिकता करार दिया जाने लगा। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पूर्व जैसे मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं ने भारत के अंदर उर्दू के अंदर अध्ययन किया। उदाहरण के अंदर देखिए प्रेमचंद ने, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार प्रेमचंद, पहले उर्दू में उन्होंने साहित्य लिखा करते थे, बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचना को चलाए। तो ऐसे बहुत से महान नेताओं ने जैसे उर्दू भाषा में अध्ययन किया और उस भाषा को, साहित्य की परंपराओं को जीवित रख पाने में भरसक प्रयत्न करते। हमारी स्थिति विडंबना यह है कि हम कभी तो उर्दू के अस्तित्व को ही इनकार करते हैं। तो देखिए हम भाषा को बचाने के बदले उसका अस्तित्व ही नहीं, कैसी विडंबना है। उर्दू का कोई अस्तित्व ही नहीं दुनिया में, हिंदुस्तान में कहते हुए इसे सांप्रदायिकता करार दिया जाने लगा है। हमारी स्थिति विडंबना यह है कि कभी केवल कागजी तौर पर उसके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। जब कागजी मान्यता देते हैं, उर्दू तरक्की के लिए उर्दू बोर्ड खड़ा करते हैं। तो देखिए कुछ लोग कागजात के लिए उसे सीमित रखते हैं, कुछ लोग उर्दू एसोसिएशन, उर्दू बोर्ड को मान्यता देते हैं। तो देखिए लोगों का ज़हनिया, एक मानसिकता, एक साइकोलॉजिकली लोगों के विचार अलग अलग हम देख सकते हैं। नीति बिल्कुल वही है, किसी पेड़ की शाखा पत्तियों पर तो पानी पिछड़ते हैं, लेकिन पेड़ की पट काट दो तो देखिए ज़हनियत कैसी है। देखिए हमारी पेड़ की शाखाएं पत्तियों पर पानी छिड़कते हैं, पेड़ की शाखाएं पत्तियों पर पानी छिड़कते हैं, लेकिन पेड़ की पट काट दो, पेड़ की पट काट दो। कभी ऐसा होता है? यदि आप सच चाहते हैं कि उर्दू फले फूले, आप ही का तो फर्ज भी होता है हिंदी भी फले फूले, उर्दू भी फले फूले। ये आपके विचार होना है। आप स्वयं इस बात का अध्ययन करें और उसे अनेक प्रदेश में बहाल करें, उर्दू को अध्ययन करें।
उर्दू को समझे, उसे उर्दू भी फले फूले और हिंदी भी फले फूले और उसे अस्तित्व में लाए, उसके प्रदेश में बहाल करें, उसे सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। उर्दू भी क्या है, दूसरी ज़बानी है। तो देखिए तेलंगाना राज्य के अंदर, तेलंगाना स्टेट में पहली तेलुगु भाषा को मान्यता दी गई है और दूसरी उर्दू भाषा के अंदर। तो देखिए जैसे वहाँ प्रांतीय क्षेत्र के अंदर कोई भी परीक्षाएं एग्जाम ली जाती है तो दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रश्न पत्रिकाओं को छपवाया जाता है, तेलुगु और उर्दू भाषा के अंदर। तो देखिए ऐसे प्रांतीय क्षेत्र में उसे सरकारी मान्यता मिले, स्कूल कॉलेज में बाकायदा उर्दू पढ़ाए जाने लगे और स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी उर्दू को मान्यता मिलनी चाहिए। उर्दू की शिक्षा जड़ पकड़े बढ़े, कभी अनुदानों से भी भाषा जीवित रह पाई। तो देखिए कई कॉलेजों में के अंदर भी उर्दू को पढ़ाए और उसे कुछ अनुदान सरकार, एक भारत सरकार उसे मान्यता देकर, उसे अनुदान देकर उस भाषा को भी फले फूले, उसे भी जरूर मान्यता देनी चाहिए। तो देखिए कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भाषा से कोई भी मनुष्य भेदभाव नहीं कर सकता। जो भारत के संविधान के अंदर जब संविधान निर्माताओं ने हमारी भाषा, जब संविधान के निर्माण हुआ तब उस वक्त 14 भाषाओं को उसके अंदर मान्यता दी गई। प्रेजेंट 22 भाषाओं को जैसे संविधान के अंदर हमारे मान्यता दी गई है, उसके अंदर कोई भी भाषा श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी भाषा नीच नहीं है, सब भाषाओं को मान्यता दी जाती है, सब भाषाओं को मातृभाषा से लगाव होता है। तो देखिए कुछ लोग आज के ज़माने में स्वतंत्र भारत के बाद जैसे उर्दू भाषा को एक सांप्रदायिकता करार देकर ये केवल मुसलमानों की भाषा है, ये केवल सिखों की, पंजाबी सिखों की भाषा है, तो देखिए हिंदुओं की केवल संस्कृति भाषा है। तो इस प्रकार जैसे लोगों के अंदर दिमागी तौर पर क्या होने लगा है, जैसे एक मानसिकता के तौर पर एक सांप्रदायिकता के रूप में एक ज़हनीय रूप बन गया है। तो इसीलिए भीष्म साहनी जी का कहना है जैसे प्रांतीय क्षेत्र में अन्य भाषाओं के साथ साथ उर्दू भी फले फूले, कहते हुए जैसे उर्दू भाषा को लेकर अपने और पंजाबी भाषा, एक सिख सरदार जी से उनकी मुलाकात होती है, उसके घटनाओं को लेकर नागपुर के विचारों को, और उर्दू भाषा को विचारों को जैसे भीष्म साहनी ने जो अपने विचारों को प्रकट किया है, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। आज निबंध की तीसरी कक्षा में हमने एक विवरणात्मक, एक चर्चात्मक रूप में आज हमने जानकारी हासिल की। तो और इस राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या अगली कक्षा में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।